एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9। इसका है ये पार्ट नंबर 2 फिजिक्स का। ठीक है, और बाकी के सारे पार्ट्स कंटिन्यूसली अपलोड होते रहेंगे और होते आ रहे हैं। ठीक है, आपको साइमल्टेनियसली बहुत सारे वीडियोस एक साथ मिलते रहेंगे। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। इसके पहले का जो वीडियो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट विद हम लोग ने बहुत सारा किरचॉफ्स लॉ के बारे में सीखा था। किरचॉफ्स लॉ का जो फर्स्ट वाला लॉ था वो भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, और भी बहुत सारे लॉज थे। करंट का बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और भी एकदम डीप नॉलेज में देखा था। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देखोगे ना, पूरा फर्स्ट वाला पार्ट और पूरा कंप्लीट करके देखोगे अच्छे से, तो आपको समझेगा कि वो वीडियो कितना डीप में था। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से नॉलेज मिलने वाली है। प्लीज़ जाओ, ऊपर आई बटन आ रही होगी, वहाँ से क्लिक करके आप फिजिक्स की सारी वीडियोस देख सकते हो। सारे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, और ये चैप्टर नंबर 9 और मेनी मोर, बहुत सारे चैप्टर। ओके, सो यहाँ से आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स भी मेरे से ले सकते हो, या फिर ईमेल करके नोट्स ले सकते हो। सारे नोट्स हैंड रिटन है, आप इन नोट्स को बोर्ड एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। ओके, सो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। सो ये क्या होता है, कौन सा लॉ है, इसके बारे में समझते हैं। सो किरचॉफ्स के 2 लॉ थे, हमने देखा था, और वो हम क्यों यूज करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो सर्किट्स होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। बाकी नॉर्मल सर्किट के लिए तो अपने पास पैरेलल और जो अपना सीरीज में होती है कनेक्टिविटी, उसमें हम कर लिया करते थे। बट अभी किरचॉफ्स लॉ क्यों आया था, क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप्स की सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लॉज का इस्तेमाल करेंगे। सो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ हमने देखा था कि कोई भी एक पॉइंट है, जंक्शन, जिसमें से बहुत सारे अलग अलग मतलब जो सर्किट्स हैं, कंडक्टर या क्या अटैच होते हैं, कोई जा रहा है, कोई इसमें से आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। ठीक है, ऐसे। तो अभी यहाँ पे जो करंट है, तो हमने देखा था कि जो जाने वाला है उसके लिए माइनस लगाने का, और आने वाले के लिए प्लस लगाने का, और जितने भी यहाँ पे करंट आएंगे इन सब का एडिशन, इन सब का हम क्या देखेंगे, इन सब का हम लोग एडिशन देखेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। जो एडिशन आया करता था वो अपना था 0। ठीक है, ये था अपना किरचॉफ्स का फर्स्ट वाला लॉ। ठीक है, जिसे हम करंट लॉ भी कहते हैं। इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अभी हम किरचॉफ्स का सेकंड लॉ देखते हैं। तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ के लिए आपको एक चीज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ के बारे में। ये ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इसका मतलब। ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है ना, इस वर्ड से ही आपको समझना चाहिए। मोटिव मीन्स होता है मोशन, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, और इसके वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। फिलहाल ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये बैटरीज के फॉर्म में यूज होता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसी न किसी चीज को मोशन करवाने के लिए ये फोर्स यूज होता है। मोस्टली इलेक्ट्रॉन को ही मोशन कराने के लिए ये यूज होगा, इलेक्ट्रॉन को ही मोशन कराने के लिए ईएमएफ मोस्टली यूज होता है। ठीक है, सो ये बातें ध्यान रखना। मोस्टली बैटरीज में हम यूज करते हैं। ठीक है, एज अ पावर। ठीक है, पावर जनरेटर के फॉर्म में, या फिर पावर जो देता है उसके फॉर्म में हम ईएमएफ का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें ध्यान रखना। चलो, तो अभी हम इसके बारे में अच्छे समझते हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज भी क्या होता है हमने सब देखा था। ठीक है, चलो, तो किरचॉफ्स यहाँ पे जो सेकंड लॉ है यानी वोल्टेज लॉ, एकदम लाइन टू लाइन में यहाँ पे हल्का सा बस एक बार आपको रीड करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपको एज इट इज लिखना है और यही डेफिनेशन है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो क्या बोलता है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मतलब जितने भी यहाँ पे कंटेंट है, जितनी भी चीजें यहाँ पे, इन सब का समेशन, एडिशन, सम। ठीक है, ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी होता है, और वी का फॉर्मूला हमको पता है, ये आई आर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, लिख भी दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वही जो ईएमएफ, अभी मैंने आपको यहाँ पे ईएमएफ के बारे में बताया, इन अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप को याद रखना है। ठीक है, यानी कि एक लूप में होगा। चलो, जो यहाँ पे हमने पढ़ा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। मान लो, और यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और अच्छे से देख लो आप लोग। ठीक है, देखो, अलजेब्रिक सम मतलब जितने भी लूप में अपने पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना भी होगा, यानी कि समेशन ऑफ वी प्लस समेशन ऑफ जितना भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, इन सब का समेशन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब वो बात अलग है कि वी का वैल्यू कितना होता है, आई आर होता है, फिर इसको हम लोग एप्सिलॉन से दिखाते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा है उससे हम लोग इसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बात अलग है, अलग ही तरीके से हम इसे ऐसा दिखाते हैं, इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलो, तो अब हम लूप में इसे समझते हैं डीप में अपने चीजों को। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। मान लो कि यहाँ पे लूप ए, बी, और यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे जी है।
ओके सो इस लूप में हम इसे समझते हैं, इस लूप में इसे हम समझते हैं। तो अभी ध्यान देना अच्छे से, ए बी एफ जी, ए में हम जा रहे हैं। जब ए से बी तक गया तो रेजिस्टेंस मिला R1 और यहाँ पे करंट मिला I1, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, I1 R1 हो गया। फिर जब मैं बी से एफ तक गया तो I3 R5 हो गया, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, IR होता है फॉर्मूला। फिर जब मैं एफ से जी तक गया, क्योंकि मैं कौन से लूप में देख रहा हूँ, ए बी एफ जी ए, ये लाइन से जाना है आपको ऐसे, ठीक है। फिर एफ से जी तक जाऊंगा तो I1 R3, फिर जी से ए तक जाऊंगा तो मुझे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा, समझा कि नहीं, अच्छे से EMF मिलेगा। सो ये सारी चीजें जो है इसके बारे में अभी हमको लाइन टू लाइन समझते चलना है। ओके चलो, तो अभी इसे अप्लाई कैसे करना है, जैसे किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ में जाने वाला माइनस आने वाला प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस के लिए एक बहुत ही अच्छी सी बात बताऊंगा और एक चीज और आपको आज पता चलेगी जो शायद आपको कभी ना पता चली हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसके ऊपर आऊंगा, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। चलो तो पहले हम लोग देखो कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लस लगाना होगा माइनस लगाना होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। हालांकि सबका एडिशन ही करना है, सबको अपने को प्लस ही करना है, बट जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें माइनस लगा के ऐड करना है या प्लस लगा के ऐड करना है, ये हमको साइन कन्वेंशन के थ्रू मिलेगा, जैसे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में मिला था। तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत जंबल करके लिख दिया यार, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से एकदम बना दिया है कि कैसे आप लोग को डिस्टेंस पता चलेगा या फिर जो साइंस है वो कैसे पता चलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव कब होगा ये समझ लो सबसे पहले, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, कैसे पता चलेगा अभी के अभी समझ लो, ठीक है। जब कभी भी देखो, सपोज लो हम लोग किसी भी लूप में जा रहे हैं, कैसा भी लूप में जा रहे हैं, सपोज मैं जा रहा हूं ए बी एफ जी ए, ऐसा मैं लूप में जा रहा हूं, इस लूप में मैं जा रहा हूं, ठीक है। चलो ध्यान देना अच्छे से, अभी ए बी एफ जी ए में जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं ए बी फिर एफ फिर जी फिर ए में जाऊंगा, तो अभी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ध्यान देना अच्छे से। जब भी हम लोग ट्रेवल करेंगे अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जब हम लोग डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट के साथ साथ चलेंगे ना, अलोंग जाएंगे, तो अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, निगेटिव लेने का, समझा कि नहीं अभी मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर मैं ए से बी के साथ जा रहा हूं तो क्या आएगा, I1 R1, ये हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस, बट माइनस की प्लस, ये पहले तो कैसे होगा, अलोंग जा रहे हैं ना, करंट का भी डायरेक्शन वैसा ही है, जैसा ए बी का डायरेक्शन है, ए से बी जा रहे हैं ना, तो करंट भी ए से बी ही फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, ये हो गया पहला। फिर उसका यहाँ पे करना है प्लस। सेकंड, बी से एफ के लिए जा रहे हैं तो ये भी करंट के अलोंग ही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस I3 R5, फिर प्लस करना है, करना सबका एडिशन ही है क्योंकि अलजेब्रिक सम करना है, ठीक है। फिर क्या होगा, एफ से जी की तरफ जा रहे हैं तो फिर से वो भी करंट के अलोंग ही, देख लो यहाँ पे करंट के अलोंग है I1 R3, तो यहाँ पे माइनस I1 R3 समथिंग ऐसा आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब बात आती है EMF की, तो EMF के बारे में अभी हमने साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा, तो इसे भी पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और पॉजिटिव कब आएगा ये जान लो पहले, तो जब कभी भी हम अगेंस्ट जाएंगे, अगर मैं बोल दूं आपको कि एक ऐसा लूप बताओ जैसे कि G F B A G, ये लूप बताओ, अब इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, GF से स्टार्ट करूंगा, G से F में जाऊंगा, फिर F से B में जाऊंगा, फिर A में आऊंगा और वापस से G में आऊंगा, ठीक है। तभी ना एक लूप क्रिएट होगा, पूरा सर्कल क्रिएट होगा, जब जहां से जाऊंगा वहीं पे एंड करना है, ठीक है, तभी लूप क्रिएट होता है। तो चलो देख लेते हैं कि जब G और F में जाता हूं तो करंट अपने अगेंस्ट यहाँ पे देखो फ्लो हो रहा है, अलोंग नहीं फ्लो हो रहा है, अलोंग फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, अगेंस्ट अपने फ्लो हो रहा है, समझा कि नहीं, अपने अगेंस्ट फ्लो हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तब हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे यहाँ पे हम I1 R3 डायरेक्टली, माइनस लगाने का ही नहीं, ठीक है, प्लस फिर वही I3 R5, क्योंकि फिर हम F से B के पास जाएंगे, फिर B से I के पास आएंगे तो फिर से प्लस, यानी कि I1 R1, ठीक है। तो ऐसे हमें जाना है, प्लस लगाना पड़ेगा। तो ये चीज अब आप समझ चुके हो, कोई भी आप यहाँ पे लूप ले सकते हो, आपको साइन समझ चुका है कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस का साइन डिफाइन करना है। ओके चलिए अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यानी EMF का। तो EMF के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपके शायद बुक में थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, मैंने ट्रिक यहाँ पे लिख दिया है। जब भी हम, कभी भी याद रखना, जब भी हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हमको EMF क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। जब भी हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमें EMF निगेटिव लेना है। अब आपको समझ गया होगा, समझा कि नहीं अच्छे से। चलो
अब बताओ मुझे यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये कैसे पता चलेगा कि हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं। सर्किट में तो कहीं पॉजिटिव निगेटिव दिया नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे अब हम लोग बहुत सारी डीप चीजें पढ़े हैं ऑलरेडी, और इसी चीज को मैं आपको और अच्छे से एक चीज बताऊंगा इसी के बारे में कि कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज निगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान देना। तो कभी भी याद रखो, कन्वेंशनल करंट जो होता है और करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन, इनका डायरेक्शन अलग अलग होता है, एक दूसरे के हमेशा अपोजिट रहते हैं इनके डायरेक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। जो कन्वेंशनल करंट होता है ये नॉर्मल करंट है, इसमें से कोई टेंशन नहीं है, जो अलोंग दी वायर मूव होता है। और जो करंट इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो मिलता है, तो ये एकदम जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब इनसे हमको जो चार्जेस मिलते हैं, उन चार्जेस की वजह से जो वोल्टेज क्रिएट होता है वो करंट होता है। ठीक है, चलो तो अभी हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी, बताऊंगा इसे अभी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, या किसी को तो पहली बार सुने भी होंगे। डोंट वरी, सब अच्छे से समझाऊंगा। बस यहाँ पे ध्यान दो कैसे पता चलेगा कि निगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि जो करंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो करंट होता है, ये यहाँ वही तो ईएमएफ है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो मोशन होता है। ठीक है, चलो तो ध्यान देना अच्छे से। जो करंट, कभी भी याद रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से जो क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है, वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव वाले सोर्स की तरफ जाता है। ठीक है, टर्मिनल की तरफ, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और यहाँ से अगर मैंने बोल दिया कि ए बी एफ जी ए, मैंने एक लूप लिया है, ए बी एफ जी ए ऐसा लूप लिया है, सो ए से बी, बी से एफ, एफ से जी, जी से फिर से ए में आएगा। तो करंट कहां से जा रहा है? निगेटिव टर्मिनल से, यहां से घूम घूम के और वापस से यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहा है। देखो यहां पे जरा दो टर्मिनल है क्या? एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। तो ये वाला कौन सा टर्मिनल हो गया फिर? पॉजिटिव टर्मिनल। और ये वाला कौन सा टर्मिनल हो गया? निगेटिव टर्मिनल। बिकॉज करंट हमेशा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में ही फ्लो होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ये बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, चलो तो अब जब हमें ये पता चल चुका है कि जो करंट होता है ये निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो होता है, सो अपना अगर मैं लूप लूं ए बी एफ जी ए, तो आप क्या बताओगे? चलो तो इसमें तो -I1R1 ये तो आएगा ही। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो प्लस, फिर उसके बाद -I3R5 ये भी आएगा, फिर यहाँ पे प्लस, सब में प्लस ही करते जाना है। हाँ, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे -I1R3, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे। अब बताओ ये इसको क्या करने का? तो ये प्लस ही रहेगा, बिकॉज निगेटिव से हम किस में जा रहे हैं? पॉजिटिव में जा रहे हैं। करंट कहां से जा रहा है? निगेटिव से स्टार्ट हुआ था चलना और पॉजिटिव से घूमते 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 देखो पॉजिटिव में आया है, यहीं रुक जाएगा। समझा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आएगा? एप्सिलॉन पॉजिटिव ही रहेगा। समझा कि नहीं अच्छे से? अगर मैं लूप कुछ उल्टा ले लेता, यानी कि GFBA ले लेता, तो करंट के हम अगेंस्ट थे, यानी सारी चीजें ये जो I1R1 ये I3R5 ये सब प्लस हो जाती, बट ये अपना एप्सिलॉन नॉट माइनस हो जाता, तो बैलेंस हो जाता है फिर। समझा कि नहीं? तो हर कंडीशन में अपनी चीजें बैलेंस्ड ही मिलती हैं। आपको अभी ईएमएफ का डायरेक्शन भी समझ गया होगा, ठीक है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन भी समझ गया होगा। तो चलिए फिर हम लोग इसे अप्लाई करते हैं अभी। ठीक है, अच्छे से अप्लाई करते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो, तो सबसे पहले लूप ए बी एफ जी ए में, ए लूप, बी लूप, एफ लूप या एफ पॉइंट पे और जी जंक्शन है ये सारे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, इस अपने लूप में देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा देखो क्या बोलता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कि इसमें हम लोग हमेशा समेशन अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ जो अपना एप्सिलॉन नॉट यानी ईएमएफ, ये हमेशा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अजीब तरह से दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे समझो, वो डायरेक्टली आंसर पे आ जाता है, कंक्लूजन डायरेक्टली लिख दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, बट आपको समझना है। ठीक है, चलो तो ये चीज हो गई। ठीक है, यही होता है अपना किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ए से स्टार्ट करूंगा, ए से बी तक जाऊंगा तो अपने को रेजिस्टेंस R1 मिलता है और करंट I1 मिलता है। तो देखो, लेकिन हमारा क्या है? अलोंग दी क्या है? करंट है, यानी कि हमारा लूप कैसे ट्रेस कर रहे हैं अपने पाथ को? अलोंग दी लूप पाथ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? -I1R1 आएगा, फिर करेंगे प्लस, उसके बाद आगे जाएंगे तो I3R5, तो यहाँ पे फिर से देखो माइनस आ जाएगा और बाकी चीजें प्लस, फिर आगे जाएंगे तो I1R3 देखो यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद देखो ये एप्सिलॉन नॉट है,
यानी ईएमएफ है, ईएमएफ कहाँ से, करंट का डायरेक्शन कहाँ से होता है, हमेशा माइनस से घूम घूम के यहाँ पे आया पॉजिटिव होता है, निगेटिव से पॉजिटिव में ही अपना ईएमएफ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव ईएमएफ आ गया और इज इक्वल टू 0। चलो फटाफट सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस I1 R1, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस ही रहेगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। सबको सॉल्व किया तो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू, बाकी सारी माइनस की चीजें देखो इस साइड भगा दी, समझा होगा अभी आपको, ठीक है। तो ये हो गया पहले लूप के लिए। अभी बढ़ते हैं सेकंड लूप की बात करते हैं। तो सेकंड लूप कौन सा है, बी, ध्यान देना अच्छे से, बी एफ डी सी डी, ये वाला लूप है, बी एफ डी सी और वापस से बी, यहां तक जाना है अपने को स्टार्ट करना है बी से और बी में ही आना है, तभी लूप बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बी से एफ की तरफ आऊंगा, जब बी से एफ की तरफ आऊंगा तो देखो करंट के अलोंग आ रहा हूं ना, तो करंट के अलोंग आ रहा हूं तो अपना पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो याद रखना अच्छे से, माइनस I3 R5 आ गया, फिर प्लस करना होता है, ये तो पता ही आपको, अलजेब्रिक सम बोला है ना, तो प्लस करना है। फिर उसके बाद I2 R4, तो यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस माइनस आ जाएगा, बिकॉज हम करंट के अलोंग ही जा रहे हैं। फिर आगे प्लस करके फिर से आगे वाला करंट कौन सा आ रहा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे उसके बाद क्या आया है, यहाँ पे उसके बाद अपने को मिला है यहाँ पे ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जरा ईएमएफ में यहाँ पे देखो करंट यहाँ से आ रहा है, तो आता कहाँ पे है, पॉजिटिव में आता है, जाता कहाँ से है, निगेटिव से जाता है। देखो I2 करंट निगेटिव से जा रहा है, फिर से पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब कि अपना जो यहाँ पे अभी ईएमएफ है, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज है जो भी हम यहाँ से सीख रहे हैं। तो जो अपना ईएमएफ है ये निगेटिव से चल के देखो यहाँ पे पॉजिटिव पे आएगा, समझा कि नहीं अच्छे से, निगेटिव से चल के पॉजिटिव पे करंट आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो दो टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहा है, तो अपना एप्सिलॉन नॉट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, समझा कि नहीं अच्छे से। चलो फटाफट माइनस वाला सॉल्व कर देते हैं। प्लस माइनस देखो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस आ गया, एप्सिलॉन नॉट 2 यहाँ पे है, ये एप्सिलॉन नॉट 2 इज इक्वल टू बाकी सारी चीजें इस साइड है, समझा कि नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे एक चीज अपने को सीखने को ये मिली कि जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ ये क्या करता है, अपने को करंट प्रोवाइड करता है पूरे सर्किट में, इसी की वजह से करंट क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। और जब सर्किट में इसी की वजह से करंट फ्लो होता है, यही बैटरी है, यही करंट को क्या करती है, प्रोड्यूस करवाती है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे सर्किट में इसी जो करंट इसने प्रोड्यूस किया होगा वही करंट फ्लो करेगा ना। सो इसका मतलब अगर सपोज एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एप्सिलॉन 1 है और ये एप्सिलॉन ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है, ये साइन का नाम है एप्सिलॉन, ठीक है। तो जो ये एप्सिलॉन है जो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, अगर इसने कुछ करंट फ्लो किया तो जितना पूरे सर्किट में वोल्टेज होगा उन सब का एडिशन ही ये इक्वल रहेगा ना, समझा कि नहीं अच्छे से। यानी कि एप्सिलॉन नॉट 2 से I3 I2 और I2 R2 ये सारे करंट क्या हुए, टोटल करंट है, इनको ऐड करोगे तो एप्सिलॉन नॉट 2 के इतना आपको वैल्यू मिलेगी, समझा कि नहीं अच्छे से। तो जितना करंट ये प्रोड्यूस किया है उतना ही आगे डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है, यही हमने सीखा है। यानी एप्सिलॉन नॉट 1 ने जितना करंट प्रोड्यूस किया है उतना ही इस लूप में फ्लो हो रहा है, और जितना एप्सिलॉन नॉट 2 ने प्रोड्यूस किया उतना इस लूप में फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो यही चीज है, मतलब जो एनर्जी है टोटल करंट की वो क्या है, कंजर्व्ड है, यानी कि जितना प्रोड्यूस किया जा रहा है उतना ही मिल रहा है, ठीक है। तो एनर्जी जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ फॉलो करता है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड होती है, समझ गया कि नहीं अच्छे से। ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। चलो तो ये अभी हम इसके ऊपर एक अपना अच्छा खासा क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको अब समझ गया होगा, बस साइन कन्वेंशन मत भूलना, करंट के अलोंग जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव आएगा, करंट के अगर अगेंस्ट गए तो यहाँ पे अपना ये क्या आएगा, जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव में गए तो अपना जो यहाँ पे ईएमएफ है ये पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव से निगेटिव में गए तो अपना ईएमएफ निगेटिव, ठीक है। चलो याद रखना अच्छे से। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीख लेते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था वही चीज सीख लेते हैं। जो कन्वेंशनल करंट होता है इसे हम सिंपल करंट भी कहते हैं, ये हमेशा याद रखना अच्छे से पॉजिटिव से निगेटिव में फ्लो होता है, ठीक है। इसकी हम बात अभी तक बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, बट जो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स जिससे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन, ईएमएफ की बात कर रहे थे ना हम, हाँ, तो ईएमएफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, तो ये हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये डायग्राम आपको देख के समझ रहा होगा, यहाँ पे देखो है अपना ईएमएफ, ये रहा अपना यहाँ पे ईएमएफ। तो अब ध्यान देना अच्छे से, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है,
तो अब कभी भी सपोज, ध्यान दो अच्छे से, ये सपोज आपके पास मेटल था, मैंने बताया भी था इसके पहले वीडियो में, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब बहुत सारे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब बहुत सारे एक साथ इलेक्ट्रॉन सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो अपना जो करंट होगा, जिसकी वजह से अपने घर में लाइट जलती है, वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। हमेशा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन से उल्टा अपोजिट होता है। समझा कि नहीं अच्छे से? तो ये चीज आपको अच्छे से समझ गई होगी। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया है, ईएमएफ हमेशा निगेटिव से घूम घूम के देखो पॉजिटिव के पास आएगा। समझा कि नहीं? और जब जिस डायरेक्शन में अपना ईएमएफ चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहेंगे, उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में अपना करंट फ्लो होता है। समझा कि नहीं अच्छे से? उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये शायद आपको कभी ना पता रहा होगा, तो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझा दिया है। तो अब आपको समझ गया होगा कि करंट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। ईएमएफ और यहाँ पे सिंपल और कन्वेंशनल करंट जो एक ही बात होती है, तो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कभी कंफ्यूज ना होना, हमेशा ईएमएफ निगेटिव से पॉजिटिव जाता है और हमेशा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। अब देख लो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट देखो पॉजिटिव वाले टर्मिनल से स्टार्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, और पॉजिटिव से चल चल के देखो यहाँ निगेटिव पे आया है। तो जो फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट है यह हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, और जो ईएमएफ है यह हमेशा निगेटिव से चल के और देखो यहाँ पे पॉजिटिव पे आया है। तो ये चीज याद रखना अच्छे से, ठीक है? यहाँ पे अच्छे से एक बार और देख लो, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये है अपना ईएमएफ, ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका फ्लो होता है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन निगेटिव डायरेक्शन से चल के जाएंगे, और यहाँ पे देखो आ गए वापस से पॉजिटिव टर्मिनल में, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया। तो जब किसी कंडक्टर में या किसी करंट में, किसी भी अगर सपोज कंडक्टर है या वायर है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा है, तो जो अपना फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट होगा वो अपोजिट रहेगा। समझा कि नहीं? यानी कि हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव, करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है? तो ये ऐसे यहां से जा रहा है और देखो वहां से करंट वापस से आ रहा है, ठीक है? तो ये देख सकते हो आप लोग, करंट का फ्लो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक है? यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, चलो इसी चीज को एक और अच्छे तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये और अच्छा बेस्ट डायग्राम है। सपोज ये है अपना ईएमएफ, मतलब बैटरी ना, ईएमएफ मतलब, ठीक है? तो ये इसका होगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका होगा निगेटिव टर्मिनल, और ये बैटरी है 1.5 वोल्टेज की। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इनका फ्लो कैसे होगा, इनका फ्लो निगेटिव टर्मिनल से घूम घूम के पॉजिटिव टर्मिनल में होगा। समझा कि नहीं? तो निगेटिव से जब पॉजिटिव जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, तो जो करंट होगा ना, करंट वो हमेशा पॉजिटिव से, देखो करंट यहाँ पे पॉजिटिव से क्या होगा, पॉजिटिव से घूम के देखो यहाँ पे निगेटिव की तरफ आएगा। समझा कि नहीं? तो ये चीज अब आपको समझ गई होगी। जो ये चीज यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये है अपना वायर, जो कि एक बल्ब से अटैच है। ये जो अपना है बल्ब, इस बल्ब से अटैच है, और बल्ब तभी लाइट होगा, ये तभी जलेगा, ठीक है? जब अपना करंट और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अलग अलग होता है। तब कन्वेंशनल करंट जो नॉर्मल करंट है, और इलेक्ट्रॉन्स जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? यानी कि ईएमएफ वाले, ठीक है? तो इन्हें अच्छे से आपको याद रखना है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें कंफ्यूज कर देती हैं, जब हम निगेटिव से पॉजिटिव, और कहीं लिखा होता है पॉजिटिव से निगेटिव, और हम सबको करंट ही समझते हैं, बट सबको करंट नहीं, ईएमएफ वाला करंट है या कन्वेंशनल करंट है, ऐसा करंट समझना। अगर ईएमएफ वाला है तो निगेटिव से पॉजिटिव, अगर कन्वेंशनल है तो पॉजिटिव से निगेटिव, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? अब जैसा भी करंट का फ्लो दिया होगा, सपोज यहाँ पे ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा यहाँ पे दिया, और करंट ऐसा फ्लो दिखाया, करंट ऐसा फ्लो दिखाया, ध्यान देना, करंट यहाँ पे अगर ऐसा फ्लो दिखा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? तो हमेशा याद रखना ना यार, जो करंट होता है हमेशा कैसे जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और घूम के यहाँ पे निगेटिव आएगा, क्योंकि करंट है ना। अगर मैं बोलता ईएमएफ का बताओ, तो ईएमएफ क्या होता है, निगेटिव से ऐसे घूम के तब जाता और यहाँ पे आता। समझा कि नहीं अच्छे से अभी? तो अब आपको सारी चीजें दिमाग में बैठ चुकी है, आपको कन्वेंशनल करंट, ईएमएफ का डायरेक्शन सब आ चुका है। कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे, कंफ्यूज हो भी जाओगे तो फटाफट वीडियो देख लेना, सारी चीजें समझ जाएंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग खुद से रीड करिएगा, मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है। यहाँ पे बताया है कि स्टेप्स टू यूजिंग यूजुअली फॉलोअप्ड व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो ये स्टेप्स है, फॉलो करना, मिल जाएगा। मैंने 1000 बार तो बता ही दिया कि कैसे स्टेप्स फॉलो करना है, और नहीं भी करोगे तो देखो मैं अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, वैसे आपको समझ जाएगा बिना ये स्टेप जाने, ठीक है? चलो तो ध्यान देते हैं अच्छे से, फटाफट न्यूमेरिकल को समझते हैं। चलो ध्यान देना अच्छे से। फॉर द गिवन नेटवर्क, अभी हम किरचॉफ सेकंड लॉ के बेसिस पे हम लोग ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है? यानी वोल्टेज लॉ के ऊपर, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर। फॉर द गिवन नेटवर्क फाइंड द करंट,
4 ohm through 4 ohm and 3 ohm. Assume that the cells have negligible internal resistance. मान लो कि सेल्स को एक भी अंदर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो हमको फाइंड करना है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओहम वाला रजिस्टर यहां से और 3 ओहम वाला रजिस्टर, 3 ओहम वाला रजिस्टर, इन दोनों के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है हमें यही फाइंड करना है। यानी कि ABCF इस लूप से जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि जो करंट 4 वाले ओहम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है और जो करंट 3 ओहम वाले इस रेजिस्टेंस से जो करंट यानी I2 फ्लो हो रहा है, तो इन सभी की वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है, यानी कि हमें I3 फाइंड करना है और हमें I2 फाइंड करना है, बिकॉज I2 3 ओहम वाले से फ्लो हो रहा है और I3 जो है ये 4 ओहम वाले से फ्लो हो रहा है। समझा कि नहीं अच्छे से अभी? तो चलिए अभी इसमें क्या होगा, किरचॉफ्स के दोनों रूल लगेंगे। ठीक है, चलो तो फटाफट समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाऊंगा एट जंक्शन F में। कहाँ लगाऊंगा? जंक्शन F में, बिकॉज यही एक जंक्शन F ऐसा पॉइंट है जहां पे अपना 3 ओहम वाला रजिस्टर भी आके अटैच हो रहा है और इसी जंक्शन से 4 ओहम वाला रजिस्टर जा रहा है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, जाने वाला माइनस, आने वाला प्लस। ठीक है, याद रखना इस बात को, मैंने बार बार पहले की वीडियो में बताया है। चलो तो अभी हम फटाफट यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना कि वो डायरेक्ट यूज किया करेंगे। ठीक है, बट अभी हम सॉल्व करते हैं अच्छे से, सारी चीजें हमें अपने आप समझ जाएंगी। तो फंक्शन F में जो अपना फंक्शन F है वहां पे I1 करंट आ रहा है तो प्लस रहेगा। ठीक है, फिर I3 करंट जा रहा है तो माइनस रहेगा, फिर उसके बाद I2 करंट आ रहा है तो ये भी क्या रहेगा? प्लस रहेगा और इक्वल टू 0। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए I2 करंट है। हाँ चलो, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये मिल गया पहला। और देखो यही चीज ये है क्या, उसने जो डायरेक्ट लिख दिया है ये हो गया। समझा कि नहीं अच्छे से कैसे आया? फिर वैसे ही देखो यहाँ पर भी देखो उसी चीज से यहाँ पे हमने ये बना लिया, वही है अपना इक्वेशन नंबर 1। समझा कि नहीं अच्छे से? यानी I1 जो यहाँ पे दिया है, यानी कि हमने I3 को साइड भगा दिया और I1 प्लस I2 लिख लिया, वही है अपना इक्वेशन नंबर 1। समझ गया होगा आपको। अब लगाएंगे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किसमें लगाएंगे? EFCDE में। ठीक है, तो कहाँ है अपना EFCDE? आपको क्लियर करके सारी चीजें यहाँ पे दिखा देता हूँ, फटाफट अभी आपको सब समझ जाएगा। ठीक है, EFCDA देखो लो यहाँ पे ध्यान से, EFCDA। ठीक है, तो E यहाँ पे है, फिर उसके बाद ध्यान से देखते हैं F यहाँ पे है, C यहाँ पे है, D यहाँ पे है और यहाँ पे E वापस से यहाँ पे। इसमें किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाना है। ठीक है, तो E और F से स्टार्ट करेंगे। EF से जब मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली क्या है? I है, करंट है। ठीक है, करंट है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, ओनली एंड ओनली यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, सिर्फ करंट है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे I2 यहाँ से सीधे पहुंच जाएंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस से। कभी करंट से मतलब होगा क्या? तो आप बोलोगे यहाँ 3I2 कैसे आया? ठीक है, तो जब हम यहाँ से जा रहे थे तो ध्यान देना 3 ओहम वाले करंट के पास पहुंचेंगे, अपने को इस I1 से थोड़ा भी मतलब नहीं होगा, बिकॉज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हम क्या देखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि ओनली करंट के ऊपर। ठीक है, तो अगर करंट है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कंसीडर कब किया जाएगा? जब उसके साथ रेजिस्टेंस भी हो। समझा कि नहीं अच्छे से? तो रेजिस्टेंस इस वाले वायर में नहीं है। कौन सी वायर में? ये वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो होता है? I2 करंट फ्लो होता है। I2 कैसा है? अगेंस्ट है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर अगेंस्ट रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस में I2 और यहाँ पे R कितना है? 3 दिया है, तो I2 3 हो या फिर 3I2 ऐसा लिख सकती हो, तो पॉजिटिव में आएगा बिकॉज अगेंस्ट है हम लोग। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे अलोंग है, तो यहाँ पे I1 और 4 है, तो I1 4 अलोंग है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। फिर ये 10 क्या है? ये है अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो करंट जब ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट यहाँ पे कैसे जा रहा होगा? करंट निगेटिव से वापस यहाँ पे पॉजिटिव में जाएगा, बिकॉज करंट देखो ऐसा फ्लो हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रॉन वाला होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो यानी कि EMF क्या आएगा? प्लस, तो प्लस 10 आ गया। सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। समझा कि नहीं अच्छे से? फिर लूप दूसरा वाला देख लेते हैं, इस लूप को अभी हटा देता हूँ। ठीक है, चलो दूसरा लूप देख लेते हैं। अभी आपको समझ गया होगा बहुत ही अच्छे से सारी चीजें। ठीक है, लूप 2 देख लेते हैं, FABCP। देखो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, F है, A B और C और ये F, ये सब में हम देख लेते हैं फटाफट लूप में। ठीक है, तो फर्स्ट लूप के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जा रहे हैं? अलोंग द करंट जा रहे हैं, यानी कि माइनस आएगा I3 एंड 4 ओमेगा, तो -4I3 ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि IR ना, I कितना है? I3 है और ओमेगा कितना है? 4 है, बट अलोंग है तो माइनस आएगा, क्योंकि वोल्टेज लॉ यही कहता था, साइन कन्वेंशन में हमने देखा था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस होता है अगर हम अलोंग द करंट जाते हैं,
और अगेंस्ट करंट गए तो प्लस होता है, जैसे यहाँ पे 3i2 प्लस हो गया था। ठीक है, आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, फिर से वोल्टेज आ गया तो करंट जा रहा है ना, जब करंट जा रहा है तो देखो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब करंट ट्रेवल कर रहा है यानी कि अपना करंट जा रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा करंट, यहाँ से देखो यहाँ पे जा रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में करंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, I3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो करंट यहाँ से जा रहा है जा रहा है जा रहा है और यहाँ पे आएगा, तो ये बन गया ऐसे, तो अपना यहाँ पे +5 आ जाएगा और -3i2, ध्यान देना अच्छे से, -3i2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से जब हम घूम के आएंगे I3 के बाद BC, फिर उसके बाद जाएंगे CF के पास, देखो यहाँ पे CF के पास, तो जब CF के पास आएंगे तो C और F के बीच में I2 3 है, R अपना 3 है और I2 कितना है अपना, I2 यहाँ पे नॉर्मल I2 ही दिया है, तो यहाँ पे -3i2 हो जाएगा। सभी वैल्यू पुट करो और आंसर पालो। इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व कर दिया, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो अपने को ये इक्वेशन मिला, सारी वैल्यू एक दूसरे में पुट कर दो और यहाँ पे फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। देखो मिल गया यहाँ पे 10i2 और देखो ये आ गया आपको I2 की वैल्यू। बस आपको ये अलजेब्रा में आपने किया ये 10th में, साइमल्टेनियसली इसे सॉल्व किया है, तो ये तो बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो यार, इतना आसान है। आप अगर इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को पेन और कॉपी उठाओ और 12th में आप लोग आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आता ही होगा। ठीक है, नहीं आता है तो यार कमेंट सेक्शन में कर दो, तो मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चलो ये चीज याद रखना। तो अपने को I2 मिल गया करंट, क्योंकि बोला था उसने कि 3 ओहम के रिलेटेड और 4 ओहम से जो रिलेटेड करंट है उसको फाइंड करो, तो 3 ओहम वाला मिल गया। अभी फाइंड करना है I3 को। ठीक है, तो निगेटिव साइन इंडिकेट्स I2 करंट फ्लोज फ्रॉम F टू C, F से लेके C तक, तो F से लेके C तक जो करंट फ्लो हो रहा है ये कैसा है, निगेटिव साइन इंडिकेट करता है, बिकॉज F से अगर हम C की तरफ जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, करंट के अलोंग जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, तो इसीलिए वहां पे क्या होगा, निगेटिव साइन अपने को शो करता है। अब आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, F से C की तरफ जब हम जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, अगेंस्ट जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा साइन शो करेगा, निगेटिव साइन शो करेगा। तो यहाँ पे 4i1 इक्वेशन नंबर 2 में ध्यान देना अच्छे से, इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे, 4i1 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे -3i2 और I2 की वैल्यू कितनी मिली है, 0.5, यहाँ पे आप देख सकते हो I2 की वैल्यू 0.5 है, पुट कर दिया माइनस साइन के साथ, इक्वल टू 10, I1 भी अपने को मिलेगा और I1 जैसे ही मिला इक्वेशन नंबर 1 में डालो सारे वैल्यूज और आपको मिल जाएंगे I3। समझा कि नहीं, यहाँ पे देखो जरा I3 है, I1 मिल गया, I2 मिल गया और I3 भी आपको मिल जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से। सो ऐसे सारी कंडीशंस होती है, ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, और बाकी यहाँ पे हमने लगाया है किरचॉफ्स सेकंड लॉ और स्टार्टिंग में भी हमने लगाया था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो याद रखना अच्छे से। अभी आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो आपको अभी वहां पे कैसे अप्लाई करना है चीजों को, प्लस माइनस कैसे लाना है, ये बेसिक तो समझ ही गया है आपको वोल्टेज लॉ में। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में और इसका एक एप्लीकेशन मीटर ब्रिज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये व्हीटस्टोन 5 मार्क्स को एग्जाम में पूछता है। ठीक है, या तो इसका एक एप्लीकेशन आएगा या तो ये खुद व्हीटस्टोन आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब तक हमने क्या सीखा था, रेजिस्टेंस के बारे में हमने अच्छे से सीखा था। रेजिस्टेंस क्या होता है, हिंड्रेंस होता है। हिंड्रेंस एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है टू रिस्ट्रिक्ट, किसी चीज को रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना, रिस्ट्रिक्ट करना, ये होता है हिंड्रेंस। तो जब अपने करंट फ्लो हो रहे होते हैं, जब अपने फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, हमको पता है कि किसी भी गुड कंडक्टर के अगल बगल बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने ये पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं तो अपने को वोल्टेज मिलता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो अपने को वोल्टेज उल्टा डायरेक्शन में मिलता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही आपने अब तक कहीं भी यूट्यूब में सुना होगा। ठीक है, बट फिर भी जान लो, यहाँ पे अच्छी बात है। हिंड्रेंस हो गया ना प्रोड्यूस्ड, ये जब भी आयंस होता है, एटम्स होते हैं, तो इनके अगेंस्ट हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, उसी चीज को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये मैं बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, चलो रेजिस्टेंस आपको पता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, रेजिस्टेंस भी है अगर, तो वो मेटल में ही है ना, किसमें है, मेटल में है।
और मेटल जो होता है उसका टेम्परेचर, उसका स्ट्रेन, ये जो फोर्स होता है इलास्टिसिटी का, ह्यूमिडिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, लिक्विड है, लिक्विडिटी जो होती है, इन सब की वजह से जो अपना मेटल होता है ये अफेक्टेड होता है। तो अगर ये अफेक्टेड होता है तो रेजिस्टेंस में भी अफेक्शन आएगा, रेजिस्टेंस भी अफेक्टेड होगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। और मेनली जो रेजिस्टेंस होता है ये भी हम पता कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मेनली यूज होता है या फिर चेंज होता है ड्यू टू किसी भी मेटल के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, किसी भी मेटल के टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से भी रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। यानी फाइनली अगर मैं बोलूं तो किसी मेटल में ही रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, और अगर मेटल का टेम्परेचर या उसको डिस्प्लेस किया या उसकी ह्यूमिडिटी को इंक्रीज डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस में भी प्रॉब्लम आती है। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग ये प्रॉपर्टियों को भी फाइंड करना चाहें तो हम रेजिस्टेंस अगर फाइंड कर लें तो हमें ये प्रॉपर्टियों के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर मान लो आपके सामने एक मेटल है और मेटल का सपोज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो करंट बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लो होगा, बिकॉज उसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये बातें ध्यान रखना। तो अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और करंट बहुत मैक्सिमम फ्लो होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है ना, तो हमको समझता है ऐसा कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। समझा कि नहीं? यानी कि रेजिस्टेंस के थ्रू भी हम मेटल की प्रॉपर्टियों को बता सकते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह। समझा कि नहीं अच्छे से? तो याद रखना, अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लें तो हमें बहुत सारी चीजें हम अप्रोक्सीमेशन करके पता कर सकते हैं। यानी कि हम रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग किसी भी मेटल की प्रॉपर्टियों को पता कर सकते हैं जिस मेटल में वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ था। समझा कि नहीं अच्छे से? ये बातें आपके थोड़ी बहुत बुक्स में लिखी है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दी। आपको पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसी को फाइंड करने का काम व्हीट स्टोन का होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन कोई और चीज नहीं है यार, पत्थर वगैरह। ऐसा नहीं कि गेहूं वाला पत्थर, व्हीट मतलब गेहूं हो गया और पत्थर हो गया। ये एक इंसान का नाम है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। ये एक इंसान का नाम था जिन्होंने इस ब्रिज को, एक ऐसा सर्किट क्रिएट किया था जिसके थ्रू हम ऐसे रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं जो सारी प्रॉपर्टियां बता देता हो सारे एलिमेंट या सारे मेटल्स की। ऐसा इन्होंने बताया था। ये थोड़ा सा आप अभी 12th के सिलेबस में आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट है। ठीक है, चलो याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पे मेनली व्हीट स्टोन जो ब्रिज होता है ये किसी भी रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। और एक एमसीक्यू पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है कि कभी भी ये जो व्हीट स्टोन होता है ये 10 ओहम से 100 ओहम के बीच के रेजिस्टेंस को ही मेजर करता है मोस्टली। 100 से ऊपर इसका रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलना चाहिए। 100 से कम रेजिस्टेंस ही मोस्टली मिलना चाहिए, ऐसा माना जाता है। मोस्टली यही जनरली इसी रेजिस्टेंस को ये मेजर करता है। ठीक है, ये बातें ध्यान देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। मान लो आपको यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस दिए हो, एक 4 ओहम दिया हो, एक 5 ओहम दिया हो और एक 3 ओहम दिया हो और एक x ओहम दिया हो। ठीक है, तो मैंने बोला कि x ओहम की वैल्यू फाइंड करो और ये आपको इतनी गिवन वैल्यू है। तो ये एक ऐसा रिलेशन देता है जिसके थ्रू आप इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो इफ यू हैव दीज रेजिस्टेंसेस। ओके, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये मोस्टली रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज को। और व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज के थ्रू जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है इसके थ्रू हम लोग ऐसे रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं जो कि मेटल की प्रॉपर्टियां भी बताता हो। समझा कि नहीं अच्छे से? बस इतना ही इसके बारे में आपने जान लिया है। और ये है ये व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज का डायग्राम। इसी को अभी हम समझेंगे और बहुत चिंदी है यार, बहुत आसान है। ऐसा समझाऊंगा ना कि आपको सारी चीजें झटके में समझ में आ जाएंगी। पहले हम किसी चीज को समझने से पहले उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं, यानी वो बनता कैसे है ये समझते हैं। चलो, तो ध्यान देना, कुछ इसका ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है अपना ईएमएफ, प्यारा सा ईएमएफ जो बेचारा नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो कराता है। और ये है अपना सर्किट का की। और ये देखो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आई करंट है। यहाँ पे देखो I2 और I1 में डिवाइड हो गया है बेचारा। फिर यहाँ पर भी देखो डिवाइड हो गया, ऐसे ऐसे करंट डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये अपना व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ लेते हैं। मान लो कि जो PQRS है
ये जो पी क्यू आर एस है ये अपने सारे के सारे रेजिस्टेंस है। क्या है ये? रेजिस्टेंस है। मान लो ऐसा कंसिडर करो कि पी क्यू आर एस अपना रेजिस्टेंस है और जो कि ए बी सी डी इस क्वाड्रिलेटरल में शोन किया गया है। यानी कि देखो ए और बी के बीच में P है, फिर B और C के बीच में Q है, फिर C और D के बीच में R है, A और D और A के बीच में S है। आपको सारी चीजें कंस्ट्रक्शन समझ रहे हो आप, बस इस चीज को याद रखो। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा ही कुछ फेक के दे दिया है कंस्ट्रक्शन वगैरह, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट में कवर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट अभी पढ़ते हैं कि जो बैटरी ईएमएफ है, ध्यान देना अच्छे से, जो बैटरी ईएमएफ है ये अलोंग द पॉइंट ए और सी के बीच में है। ठीक है, जो बैटरी है ये पॉइंट ए और पॉइंट सी के, देखो यहाँ पे सी से, ये देखो यहाँ पे बैटरी ईएमएफ यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, पॉइंट सी से लेके ए के बीच में अपना ईएमएफ बैटरी आता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। चलो दूसरी बात, एक चीज और समझना, जो पॉइंट जब कभी भी सी और ए के बीच में ईएमएफ अपना यहाँ पे लाई कर रहा है, सो क्या होगा, करंट यहाँ से, अभी ध्यान देना, ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है, क्योंकि करंट निगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो होता है ईएमएफ वाला। कन्वेंशनल करंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ईएमएफ की बात कर रहा हूं, बिकॉज ई यहाँ पे ईएमएफ रखा हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा फ्लो हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो जिस साइड करंट जा रहा है वहां पे करंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। सो पॉइंट ए पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, तो इसका मतलब पॉइंट सी पे कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। व्हाई? बिकॉज पॉइंट सी से करंट देखो निकल रहा है, जा रहा है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। समझा कि नहीं? यानी पॉइंट सी पे क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा, पॉइंट ए पे हायर कंसंट्रेशन या हायर पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, क्योंकि ए पे करंट रीच कर रहा है और सी से करंट लीव कर रहा है। समझा कि नहीं अच्छे से? ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, मान लो अब यहां पे समझते हैं पॉइंट बी। ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है कि देखो ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है और बी और सी के बीच में एक डायगोनल है, तो बी और डी के बीच में डायगोनल है, तो बी और डी के बीच में एक डिवाइस लगाया है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हमने आईजी से डिनोट किया है। ठीक है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये अपना है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या रहेगा, ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। ये बातें आपको याद रखनी है, और ये पॉइंट और बी और डी के बीच में हमने इसे फिक्स कर दिया है। ठीक है, चलो तो ये था कंस्ट्रक्शन, कैसे बना आप समझ चुके हो। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी के बीच में पी है, यहाँ पे अपना पी क्यू आर एस जो है ये रेजिस्टेंस है सारे के सारे, फिर अपना जो आई है ये करंट है। ठीक है, फिर ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे कंसंट्रेशन हायर और लोअर है, ई है जो अपना ये ईएमएफ बैटरी है, के अपनी यहाँ पे की है, फिर उसके बाद जो जी है ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, आई जी है ये करंट फ्लोविंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर यानी जी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब फंक्शन समझ लेते हैं कि काम कैसे करेगा। अब आपको दिमाग लगाना है। अब सारे कंस्ट्रक्शन आप जान चुके हो, कैसा क्या किया है। चलो तो यहाँ पे ध्यान देना, जब यहाँ से आई जा रहा है, आई करंट अपना जा रहा है। ठीक है, ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, निगेटिव से पॉजिटिव करंट यहाँ पे जा रहा है। आई करंट जब जा रहा है तो ए पॉइंट पे जब आएगा तो यहाँ पे करंट देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 एंड I2 में डिवाइड हो गया। समझा कि नहीं? I जो करंट था I1 I2 में डिवाइड हो गया, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इस A पॉइंट में है। बिकॉज I जो है वो I1 I2 में डिवाइड हुआ है, इसका मतलब I1 I2 को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, I मिलेगा। आप चाहो तो इस बात को आप चाहो तो किरचॉप्स फर्स्ट लॉ लगा के भी यूज कर सकते हो। कैसे? तो पॉइंट ए है जंक्शन, पॉइंट ए जंक्शन है, पॉइंट ए में करंट I आ रहा है, पॉइंट ए से करंट I1 और करंट I2 जा रहा है। समझा कि नहीं? और पॉइंट ए था जंक्शन। तो चलो भाई कर लेते हैं फटाफट। आने वाला करंट प्लस, जाने वाला करंट माइनस, जाने वाला करंट I2 ये भी माइनस, इक्वल टू 0। इन दोनों को भगा दिया, 0 की साइड पॉजिटिव मिलेगा, यही। समझा कि नहीं? तो ये आप कंसीडर करके दिमाग लगा सकते हो अपना। उसके बाद I1 करंट गया बी पॉइंट के पास, जो I2 करंट है ये गया पॉइंट डी के पास। अब यहां से भी इनका डिवीजन शुरू होगा। समझा कि नहीं अच्छे से? चलो तो जब I1 करंट पॉइंट बी के पास पहुंचा तो कुछ करंट IG बन गया और कुछ करंट बी और सी के लिए आएगा, यानी इस पॉइंट के लिए आएगा, यहां से ऐसे ट्रेवल करके ऐसा आएगा। ठीक है, तो कितना करंट बी और सी के लिए आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो पॉइंट I1 में से IG चला गया जी की तरफ
IG जो करंट है, पहली बात I1 जितना था उसमें से IG G की तरफ आ गया, तो बचा जो करंट रहेगा वही जाएगा ना B और C की तरफ। इसका मतलब I1 में से IG माइनस कर दूंगा तो उतना ही करंट बचेगा जितना BC की तरफ जा रहा है, क्योंकि I1 में से ही IG अंदर आया है ना इंटरनल की तरफ, यानी G की तरफ, यहां से पॉइंट B से। तो I1 में से IG जितना चला गया उतना ही बचेगा B और C पॉइंट के लिए, यानी I1 माइनस IG। समझ गया होगा अभी आपको, ठीक है। फिर वैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आया पॉइंट D में I2 पॉइंट आ गया और वहां से IG देखो आ रहा है, तो पॉइंट D में I2 और IG मिला के जाएंगे यहां से C पॉइंट के लिए। क्यों? क्योंकि IG भी आ रहा है पॉइंट D में और I2 भी आ रहा है, दोनों मिल के जाएंगे, I2 प्लस IG जाएगा C की तरफ। तो ये आपको समझ गया फंक्शन सारा का सारा, ठीक है। तो जो I है डिवाइड होगा एट पॉइंट A एज I1 I2, और I जो है ये मेन करंट फ्लो हो रहा है पूरे थ्रू आउट द सर्किट में। I1 I2 है, ये दोनों क्या है, करंट थ्रू P अपना रेजिस्टेंस, और I2 करंट थ्रू S अपना जो रेजिस्टेंस है। फिर जो करंट I1 है ये डिवाइडेड एट पॉइंट B, जो अभी हमने देखा पॉइंट B में डिवाइड किससे किससे होगा, एक तो IG में डिवाइड होगा और एक I1 माइनस IG में डिवाइड होगा। जो I1 माइनस IG है ये टोटल करंट है बिटवीन द पॉइंट B एंड C, बिटवीन द पॉइंट B एंड C के बीच का ये मेन टोटल करंट है। जो IG है ये अपना टोटल करंट है यहाँ पे कहाँ से, B और D के बीच में, यानी कि ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में का है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जो I2 प्लस IG है ये आप ध्यान दो अच्छे से, I2 प्लस IG ये टोटल करंट है बिटवीन द पॉइंट, यहाँ पे ध्यान दो D और C के बीच में है। क्यों ऐसा है यहाँ पे फिर से आप अच्छे से एक बार देख लो, सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। पॉइंट डी में प्लस क्यों हुआ ये समझ लो। पॉइंट यहाँ पे देखो बी है और पॉइंट यहाँ पे डी है, पॉइंट बी से लेकर के आईजी करंट देखो यहाँ पे आ रहा है पॉइंट डी में, ठीक है। पॉइंट डी में आईजी करंट आया और पॉइंट डी में ही I2 भी आया, तो आगे चल के दोनों ऐड होके ही जाएंगे ना, तो I2 प्लस IG आ जाएगा। ये है I2 प्लस IG बिटवीन द D एंड C, ठीक है। तो ये अभी हमको सारी चीजें समझ चुकी है, कौन सा किधर करंट कैसा जा रहा है। I1 तो फटाफट देख लेते हैं। I करंट पूरे सर्किट में है, I1 करंट P के थ्रू, I2 करंट S के थ्रू, I1 माइनस IG करंट है जो ये Q के थ्रू, I2 प्लस IG है ये R रेजिस्टेंस के थ्रू टुवर्ड्स दी पॉइंट C के लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पे इनके प्रूफ के बारे में देख लेते हैं कि वो कैसे हम फाइंड करेंगे उस जो अपना रेजिस्टेंस था वहां पे, ठीक है। जो हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का वो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो पॉइंट ए में सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो टोटल पॉइंट ए जो जंक्शन था अभी मैंने आपको ये समझा दिया है, I1 हो गया, फिर यहाँ पे I2 हो गया, यहाँ पे करंट आने वाला है तो आने वाला करंट और जाने वाला करंट लगाओगे तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। फिर लूप कंसीडर करो ABDA, ध्यान देना अच्छे से, A B और ये D और फिर से A, यानी ABDA, ये आपको मतलब कंसीडर करना है। और हम यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो पहला I1 के लिए जाते हैं, तो I1 और P ये है अपना वोल्टेज, तो हम लोग करंट के अलोंग जा रहे हैं तो माइनस आएगा, तो माइनस I1P। फिर उसके बाद आगे B तक पहुंच गया, B से D तक आएंगे, तो जब B से D तक आएंगे तो रेजिस्टेंस कितना है, G है, क्योंकि यही तो इंटरनल रेजिस्टेंस था ना, गैल्वेनोमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस है ये। तो B और D के बीच में आएंगे तो क्या है, तो करंट है IG और रेजिस्टेंस है G, ठीक है। रेजिस्टेंस अपना कितना है, G है, तो ये भी माइनस में रहेगा बिकॉज ये भी हम डायरेक्शन B से D में जा रहे हैं ना, और करंट का भी डायरेक्शन सेम है, तो जब सेम होता है तो माइनस साइन आता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम D से A की तरफ जा रहे हैं, D से A में आएंगे ना, बिकॉज लूप ही देखो कैसा है, ABDA है। तो जब D से A में आएंगे तो करंट क्या रहेगा, I2S रहेगा, क्या रहेगा करंट I2S, और इक्वल टू 0। यही होता है ना अपना जो लूप अपना वोल्टेज लॉ था सेकंड वाला, इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये मिल गया। सेकंड है अपना भाई लूप BCDA में देख लेते हैं, तो लूप अपना यहाँ पे एक है B, फिर उसके बाद है यहाँ पे देखो C, फिर उसके बाद देखो D, और उसके बाद फिर से B, यानी BCDA, B से C में जाएंगे, C से हम लोग आएंगे D में, ठीक है, फिर जाएंगे B में वापस से। तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे सेकंड लॉ। तो पहले B से जब C में जा रहे हैं तो करंट कितना है, I1 माइनस IG, और Q अपना रेजिस्टेंस है, और अलोंग द करंट जा रहे हैं हम लोग, अलोंग द करंट जा रहे हैं तो क्या आएगा माइनस, तो करंट I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस Q हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग C से D में जा रहे हैं, बट करंट का डायरेक्शन के अगेंस्ट है, जब करंट के डायरेक्शन के अगेंस्ट है तो सब पॉजिटिव में रहेगा, और रेजिस्टेंस R हो गया, I2 IG यहाँ पे क्या हो गया, करंट हो गया।
समझा कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग डी से बी में जा रहे हैं, देखो फिर से हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम डी से बी की तरफ जा रहे हैं और करंट का डायरेक्शन उल्टा है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल करंट तो IG है और रेजिस्टेंस G है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। इक्वेशन 2 और 3 याद रखना अच्छे से आप लोग, ठीक है। ये सारा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं फटाफट। हमको देखो बैलेंस कंडीशन फाइंड करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि ये जो सारे पॉइंट है A, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट, ये बैलेंस्ड कब होंगे, तो ये बैलेंस तभी होंगे जब यहां से I से ये दो करंट जो निकले हैं I1 I2, तो यहां से थ्रू आउट I1 फ्लो हो और यहां से थ्रू आउट ओनली I2 फ्लो हो। ये बीच वाली जो चीज है ना, ये IG वाली चीज, ये पूरी की पूरी चीज गायब हो जाए, ये पूरा मतलब वर्क ही ना करे, तभी क्या होगा, अपना हम बोलेंगे कि अपना सर्किट बैलेंस है। यानी कि A से लेके C तक में जो भी करंट है वो एकदम परफेक्ट है। बस प्रॉब्लम कौन दे रहा था, ये IG जो बीच में आ गया था करंट डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए, इधर पॉइंट B से करवा ले रहा है करंट को डिस्ट्रीब्यूट और यहाँ से D से करवा ले रहा है, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये 0 हो जाए तो अपना सर्किट क्या होगा, अपना सर्किट बैलेंस हो जाएगा। सो इसके लिए अपना IG क्या होना चाहिए, 0, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू दी और बिटवीन B और D पॉइंट शुड बी 0। तो यानी कि कौन सा करंट फ्लो हो रहा है B और D के बीच में, IG। सो IG क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ये कब होएगा, जब अपना PQR क्या होगा, बैलेंस होगा। तो ऐसी कंडीशन हम खुद से क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ओके, तो ये चीजें याद रखना। चलो अगर हम IG की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं तो अपने को ये मिल जाएगा। फिर तो अपने को एट द एंड अपने को ये मेन इक्वेशन मिल गया, ठीक है। सिमिलरली वही जो IG की वैल्यू 0 है, क्योंकि हम बैलेंस पॉइंट पे देख रहे हैं, उसको हमने इक्वेशन नंबर अभी देखो 3 पे पुट कर दिया, 2 पे और 3 दोनों पे पुट किया, तो पहले से अपने को I1P इक्वल टू I2S मिला था और सेकंड वाले से I1Q और I2R मिलेगा। क्या मिलेगा, I1Q इक्वल टू I2R मिलेगा। बस आप ना यहाँ पे IG की वैल्यू पुट करके देखो, मैं करके दिखा देता हूँ फटाफट। माइनस I1P और ये वैल्यू में IG की जगह में जब 0 डालूंगा तो पूरा माल 0 हो जाएगा और यहाँ पे I2S मिलेगा इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आएगा टोटल वैल्यू, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, I2S इक्वल टू I1P आ गया। और ऐसे यहाँ पर भी देखो IG की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे अपने को सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा आंसर मिलेगा, माइनस I1 और ये G की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सो Q बचेगा ओनली, प्लस यहाँ पर भी I2 और इस IG की वैल्यू 0 तो ओनली R आ जाएगा और यहाँ पे IG की वैल्यू 0 तो सब 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, I2R इक्वल टू I1Q, ये भी यहाँ से मिल गया, ये यहाँ से मिला और ये यहाँ से मिला। समझा कि नहीं। ये हम कौन सी कंडीशन में देख रहे हैं, ये हम बैलेंस्ड कंडीशन में देख रहे हैं, जब अपना IG की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि IG की 0 में ही क्या होता है, बैलेंस्ड कंडीशन होती है। तो इसे हम फटाफट यहाँ पे देखते हैं। तो अपने को ये सारी वैल्यूज मिली है जब हमने IG की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 पे पुट किया है। अब अपने को देखो पहला तो ये मिला और दूसरा कंडीशन ये मिला, इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड। जब हम इन दोनों को करेंगे डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 5, समझा कि नहीं, यानी कि इसको डिवाइड कर दो इससे, समझा। तो क्या मिलेगा, I1P इक्वल टू I2S अपॉन I1Q I2R, ये मिल जाएगा। यहाँ पे I1 कैंसल, यहाँ I2 कैंसल, P अपॉन Q इक्वल टू S अपॉन R। सो क्या मिला फाइनली, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस हो गया अपना सर्किट। देखो तो यहाँ पे अपने को मिल चुका है कि जो अपना सर्किट P है ये किसके अपॉन में है, Q के, यानी P अपॉन Q, और जो यहाँ पे अपना S सर्किट है, S सर्किट R की, यानी P यहाँ पे एक्चुअली P अपॉन 2 इज इक्वल टू S अपॉन R। ये कंडीशन किसके लिए आई है, जब अपना IG की वैल्यू क्या है, IG की वैल्यू 0 है, यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पॉइंट बिटवीन B एंड D ऑलवेज और शुड बी 0, ठीक है। तभी बैलेंस होगा अपना सर्किट और P अपॉन Q इक्वल टू S अपॉन R प्रोड्यूस होगा और यहीं से हम अननोन जो अपना रेजिस्टेंस होगा उसे फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, मान लो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, मान लो अगर आपका व्हीटस्टोन सर्किट है, P की वैल्यू आपको दे दी 100, ठीक है, Q की वैल्यू आपको दे दी 95, R की वैल्यू आपको दे दी 80 और बोला S फाइंड करके दिखाओ। तो S अननोन रेजिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आप फटाफट इसको फॉलो करो और आप सारा का सारा फॉर्मूला यूज करो, अप्लाई करके फटाक से S की वैल्यू निकाल लोगे, S की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से।
समझा कि नहीं। तो ये तरीका होता है सारी चीजों को फाइंड करने का। तो व्हीटस्टोन जो मीटर ब्रिज था यही था, हमने क्या किया बस और कुछ नहीं, करंट कैसे फ्लो होता है वो फाइंड कर लिया पहले पूरा का पूरा अच्छे से। पहला सर्किट कौन सा लिया था, BABDA, दूसरा सर्किट लिया था यहाँ पे हमने BCDA, और दोनों सर्किट में हमने लगाया किरचॉफ्स का सेकंड वाला रूल, खत्म कहानी। और बाद में IG की जो वैल्यू आएगी उसे पुट कर दिया 0, आपका आंसर आ गया। तो आपको खुद से एक बार अगर करोगे ना तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। हिंट देता हूं क्या करना, पहले लेना A, B और D और A सर्किट, उसके बाद B, C और D और फिर B सर्किट, ये लेना, और दो दो जो भी चीजें मिलेंगी उनमें IG इक्वल टू 0 पुट कर देना, खत्म। और फिर जो भी आएगा उन दोनों को ऐसे डिवाइड कर देना, मिल जाएगा आपको व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का जो भी फंक्शन है, ठीक है, जो भी मेन चीज फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जो ये कंडीशन आई है ये बैलेंस्ड चीज के लिए आई है, यानी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आया है, वेयर IG जो वैल्यू होती है वो 0 रखनी पड़ेगी, तभी व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज बैलेंस्ड होता है। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन। तो जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का, तो ये बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसके पोजीशन को हम चेंज करेंगे, इसके पोजीशन को चेंज करके और सर्किट के डायग्राम को चेंज करके, हाँ, और बाकी सारा चार रेजिस्टेंस ही रहेंगे, रेजिस्टेंस 4 ही रहने वाले हैं, ठीक है। और उसमें से कोई एक को फाइंड करना होगा, जो अननोन रेजिस्टेंस होगा ना उसी को हमें फाइंड करना है, मेजर करना है, और बस हमारा चेंज होगा सर्किट का डायरेक्शन और डायग्राम, ठीक है। और जो अपना पोजीशन है रेजिस्टेंस का, जैसे यहाँ पे कैसा था, कुछ ऐसा था, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस। बस अपना क्या होगा व्हीटस्टोन के एप्लीकेशन में अलग अलग जगह में पोजीशन चेंज हो जाएंगी सर्किट की, बस इतना ही होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज का। तो मीटर ब्रिज के एप्लीकेशन को समझते हैं, एग्जाम में ये 5 मार्क्स को आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो अब मीटर ब्रिज हम समझ लेते हैं, कुछ हम ऐसा इसके बारे में अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना आप लोग जल्दी जल्दी। मीटर ब्रिज में हम क्या करते हैं कि मीटर ब्रिज में यहाँ पे एक L शेप्ड और एक इधर दूसरा L शेप्ड मेटल का स्ट्रिप लेते हैं, याद रखना अच्छे से, मेटल की हम लोग एक स्ट्रिप लेते हैं, और इस स्ट्रिप से हम लोग यहाँ पे एक 100 मीटर की स्केल को कनेक्ट करते हैं। यानी कुछ ऐसा एक चीज ले लो, ऐसा एक चीज ले लो, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम में करोगे, हाँ, प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल हर कॉलेज में कराया जाएगा जब स्कूल ओपन होगी, ठीक है, या कॉलेज ओपन होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपको मीटर स्केल कनेक्ट करनी है, जिसमें जो कि 100 मीटर की होगी, और इसमें स्केल भी लिखी होगी, यानी कि 1 से लेके 100 सेंटीमीटर तक आपको स्केल भी लिखी हुई मिलेगी। और ये कैसी रहेगी, कितनी लेंथ रहेगी, यहाँ पे आपको 100 सेंटीमीटर का आपको मिलने वाला है, ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है, 100 सेंटीमीटर का आपको मिलेगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं। तो ये हो गए L शेप्ड यहाँ पे स्ट्रिप, जिसमें से यहाँ पे एक कनेक्टेड है 100 सेंटीमीटर का एक मीटर, यानी कि 1 मीटर का एक यहाँ पे लेंथ वाली चीज कनेक्टेड है, आपको ये प्रैक्टिकल में करवाया जाएगा, ठीक है। जो L शेप्ड चीजें हैं उनके मिडल में एक और छोटी सी स्ट्रिप रखी हुई है, इसी स्ट्रिप में और ये L शेप्ड वाले स्ट्रिप में यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस एडेड है, एक का नाम है X, एक का नाम है R। तो ये X और R जो दोनों है ये रेजिस्टेंस है। जो R है ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, आप इसमें कितना भी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, आपके मन के ऊपर है, कितना भी 5 ओहम 10 ओहम 20 ओहम आप खुद से ये रेजिस्टेंस लगा सकते हो। आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे आपको देखने मिलेगा रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे होता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बुक के हिसाब से बात करूं तो जो यहाँ पे सेंट्रल वाला है इसके लेफ्ट साइड में X रेजिस्टेंस होगा, जिसे अननोन रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमें हमेशा फाइंड करनी पड़ेगी। और जो राइट साइड में होगा यहाँ पे हमारे हिसाब से रेजिस्टेंस चला करेगा कि हमने कितना ऐड किया रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारे ऊपर रहता है कि हम कितना रेजिस्टेंस ऐड करें। अगर हमको ज्यादा रेजिस्टेंस ऐड करना है मतलब करंट कम चलेगा, अगर हम रेजिस्टेंस बहुत कम यूज करेंगे तो अपना करंट बहुत फास्ट चलेगा, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और यहाँ पे मीटर स्केल है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो ये है अपना मीटर ब्रिज का डायग्राम, ठीक है, बस आपको इमेजिन करना है, डरना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे रियोस्टैट लगाया हुआ है। रियोस्टैट जो होता है ना, ये करता क्या है आपको पता ही होगा, रियोस्टैट मेंटेन करता है अपने रेजिस्टेंस को। अगर आपने रेजिस्टेंस मान लो 100 ओहम का डाल भी दिया तो आप रियोस्टैट यूज करके उस 100 ओहम के रेजिस्टेंस को कम करके भी चलवा सकते हो। आप चाहो तो उसे 50 ओहम का ही
यूज कर सकते हो, भले 100 ओम का लगा हुआ है तो क्या हुआ। तो रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम रेजिस्टेंस का जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उसे कम ज्यादा या मैनेज कर सकते हैं। फिर है अपना यहाँ पे ईएमएफ जो कि अलोंग विद द की के साथ अटैच है। ये हो गया आपका पूरा डायरेक्शन या कंस्ट्रक्शन हो गया पूरे मीटर ब्रिज का। एक चीज और समझा दूं, जो यहाँ पे मीटर ब्रिज है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, तो इसी पॉइंट में एक जॉकी है। जॉकी क्या होता है, एक पेन की तरह होती है जॉकी, जो कि कहीं भी आप उसे टच करा सकते हो। ठीक है, याद रखना अच्छे से। देखो कैसा एक पेन की तरह रहती है, आप जब प्रैक्टिकल में देखोगे ना तो आपको अच्छे से जॉकी समझेगा। एक कुछ ऐसी होती है, इसमें वायर कनेक्टेड होती है और इस वायर में यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होता है और इस जॉकी को आप हिला हिला के किधर भी लगा सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ से आप इधर लगाओ टच करो या आप इधर टच करो, यानी ये टेम्पररी है, मूव कर सकती है। ठीक है, जहां भी टच करेगी उस पॉइंट को हम क्या बोला करेंगे, पॉइंट डी बोला करेंगे। और ये कहां टच करती है, जो वायर हमने लगाई है ए से बी के बीच में, अलॉन्ग विद दी इस 100 सेंटीमीटर जो स्केल है उसके साथ। ठीक है, तो ये जॉकी को हम किधर भी मूव कर करके और अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और इसी जॉकी से हमें वो बैलेंस पॉइंट ढूंढना पड़ता है। जैसे कि हमने व्हीट स्टोन में IG 0 कर दिया था तो बैलेंस पॉइंट क्या हो गया था, 0 हो गया था, बाकी हमको बैलेंस सर्किट मिल गई थी। वैसे ही मीटर स्केल में भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सर्किट को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है ये कोई डिफ्लेक्शन ही ना दे। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर चलेगा ही नहीं, करंट पास होते हुए भी नहीं चलेगा, तो इसका मतलब पूरा सर्किट बैलेंस है। अगर इसका जो कांटा होता है ना, इसमें जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, इसका जो कांटा है उसका मूव ही ना करे, जो यहाँ पे निडल लगी होती है गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मूव करती है, अगर वो मूव ही ना करे, जब हम टच करें इस जॉकी को हम किसी भी यहाँ की जो वायर है, इन किसी भी वायर में कहीं भी लेंथ में किधर भी अटैच कर सकते हैं और एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा टच कर करके कि जहां पे ये डिफ्लेक्शन ना करे। यानी वो जो कांटा अंदर लगा रहेगा ना, जो नीडल रहेगी गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो मूव ही ना करे। जिस पॉइंट पे मूव नहीं करेगा वही पॉइंट होगा बैलेंसिंग पॉइंट। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे अपने रेजिस्टेंस को। तो चलिए फिर कंस्ट्रक्शन के बाद फंक्शन देख लेते हैं फटाफट। चलो तो कंसीडर करते हैं सुटेबल एक रेजिस्टेंस है R, जो कि अपना रेजिस्टेंस R बॉक्स में हमने डाल दिया। कोई भी रेजिस्टेंस हमने डाला रेजिस्टेंस बॉक्स में जो कि राइट साइड में लगा है, L स्ट्रिप और यहाँ पे सेंट्रल स्ट्रिप के बीच में। ठीक है, रेजिस्टेंस राइट साइड में अपना रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें हम अपने हिसाब से, अपने डिजायर के हिसाब से कितना भी रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम पकड़ेंगे जॉकी को। ये है अपना जॉकी, पेन की तरह ही होती है। किसी भी यहाँ पे जो पूरी ए से लेके और बी तक पूरी वायर अटैच है, इसे हम कहीं भी इसमें टच करा सकते हैं और टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे जो जी होगा इसमें डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा और जिस पॉइंट पे कम होगा उसी पॉइंट को हम बैलेंसिंग पॉइंट कहेंगे। ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, चलो तो जॉकी हमने ब्रॉट किया इन कांटेक्ट और ए बी में हमने अटैच करना स्टार्ट किया। डिफरेंट पॉइंट में अटैच करेंगे। जिस पॉइंट पे अटैच होगा, यानी कि जिस पॉइंट पे अपना गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो वही पॉइंट होगा अपना बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट। याद रखना, तो नल पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ऑब्टेन्ड व्हेन गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो डिफ्लेक्शन। ये कब से मैं यही आपको कह रहा हूं। ठीक है, तो जब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना करे, आप टच करते रहो, यहां टच करो, यहां टच करो, कहीं भी टच करो, और जिस पॉइंट पे भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर दे या डिफ्लेक्शन करे ही ना टच करने के बाद भी, और करंट तो ईएमएफ लगा है तो फ्लो तो होगा ही, ठीक है, तो भी ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना करे, वही अपना पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट। ठीक है, यानी कि उसी टाइम पे अपना सर्किट क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि ऊपर तो X है, यहाँ पे R है, यहाँ पे एक मिडल स्ट्रिप लगी हुई है जहां से हमने इस्तेमाल किया है जॉकी को। ये अपनी पूरी 100 सेंटीमीटर की वायर, ठीक है, जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, हम बार बार टच कर रहे हैं। मान लो कि ये D पॉइंट है, कंसीडर कि एक ये D पॉइंट है जहां पे जॉकी टच करने के बाद अपना बैलेंस पॉइंट मिला। यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है ये नो डिफ्लेक्शन दिखाया, एक भी डिफ्लेक्शन मिला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो अपना ये रेजिस्टेंस X और रेजिस्टेंस R तो है ही है, और इस A पॉइंट और ये B पॉइंट में ध्यान देना, A और वो D पॉइंट हम कंसीडर करेंगे कि अपना बैलेंस पॉइंट है। तो उसके बीच का जो लेंथ होगा उसे हम कंसीडर करेंगे LX,
और जो दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा उसे हम कंसिडर करेंगे एल आर, ठीक है, लेंथ रहेगा वायर का, यानी कि डी और बी के बीच में, यानी कि वो जो बैलेंस पॉइंट था उसके बीच में और ये जो इंड है यहाँ पे बी का पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो एल आर कहलाएगा और एल एक्स कहलाएगा। अब ये एल आर एल एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना, जितना हमने आर ऐड किया था उसके हिसाब से जहां भी बैलेंस पॉइंट आएगा, हो सकता है यहाँ आ जाए बैलेंस पॉइंट, हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है मिडल में मिले, बट मोस्ट एक्यूरेटली 1 से लेके 100 के बीच में, ये इतने तो सेंटीमीटर होता ही है मीटर ब्रिज में, मीटर ब्रिज का नाम ही है इसीलिए क्योंकि 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर इतनी बड़ी वायर यूज होती है, इसीलिए उसका नाम है मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज उसका इसीलिए नाम है। तो 100 से लेके 1 से लेके 100 के बीच में 50 मिडल वैल्यू है और मोस्टली यही बैलेंस पॉइंट मिलना चाहिए या इसी की नियर बाय, लाइक 45 और 55 के मिडल में ही अपने को बैलेंस पॉइंट मिल जाता है, इससे कम ज्यादा कभी नहीं होता। अगर कम ज्यादा होता है तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है अपने सर्किट में, ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो अभी आपको समझ गया होगा कि जब हम जॉकी को टेम्पररीली टच कर रहे होंगे और जिस पॉइंट पे अपना गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं दिया वही पॉइंट होगा अपना बैलेंस पॉइंट, और फिर हम फटाफट लेंथ मेजर कर लेंगे पॉइंट ए से लेके उस डिफ्लेक्शन पॉइंट तक या उस बैलेंस पॉइंट तक का डिस्टेंस एल एक्स होगा और वहां से लेके बी तक का डिस्टेंस एल आर होगा, ठीक है। और यही हमें फाइंड करना होता है और उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाएगा, यानी बैलेंस बन गया, यानी एक्स अपॉन एल एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू आर अपॉन एल आर हो जाएगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर, एक ही बात है, कैसे भी आप लिखो जैसी आपकी मर्जी, यही होता है अपना मेन बैलेंस पॉइंट, ठीक है। बट इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए चलो प्रूफ करके दिखा देते हैं जल्दी जल्दी। मतलब क्या हो जाएगा, फिर से देखो अच्छे से समझ लो, आपको समझना चाहिए। जैसे ही बैलेंस पॉइंट डी मिलेगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स अपॉन एल एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन एल आर, यही होगा अपना बैलेंस पॉइंट। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो जो कि आपके बुक में यूज हुआ है, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर, यानी कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इक्वल हो जाएंगे जब यहाँ पे जी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिस पॉइंट पे हम लोग जब जॉकी अटैच करते रहेंगे, टच करते रहेंगे मीटर स्केल में और वहां पे कहीं भी उस वायर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा इस गैल्वेनोमीटर में, तो हम उस टाइम पे ये कंडीशंस लेंगे और बोलेंगे यही है अपनी बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो तो अभी हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बहुत ही अच्छे से और समझना है आपको कि जो मैंने आपको बताया, एल एक्स है ए और डी के बीच का पॉइंट, जहां पे डी क्या है बैलेंस पॉइंट, फिर डी और सी के बीच का पॉइंट एल आर है। यूजिंग बैलेंस कंडीशन अपने को ये मिलेगा, ठीक है, एक्स अपॉन आर और आर ए डी यानी रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी के बीच में, देन अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड बी के बीच में यानी आर डी बी, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। फिर हमको पता है कि अगर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये इक्वल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, 11th में आपने इसे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए। यही यूज करेंगे अभी हम यहाँ पे। तो पहला लगाएंगे एडी में, किसमें यूज करेंगे हम, एडी में। तो आर ए डी इज इक्वल टू, एरिया तो सबका पूरा वायर का सेम रहेगा ना, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम रहेगा। तो जो यहाँ पे रो है, रो क्या है अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डेंसिटी मत कह देना, फिजिक्स 2 पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो जो लेंथ है यहाँ पे, लेंथ ऑफ वायर, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद रखो। तो आर ए डी इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के हिसाब से लेंथ कौन सा रहेगा, अभी एडी रहेगा, एडी। ऐसे ही आर डीवी के लिए भी लेंथ सेम, हम डीबी वाला यूज करेंगे, डी से लेके बी तक यूज करेंगे डीबी में, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू आर ए डी और आर डी बी में देखो ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसल, और अपने को यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, ए से ए कैंसल, मैंने इसको अच्छे से सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे मिलेगा एल ए डी अपॉन एल डी बी, क्या मिलेगा, एल, यहाँ पे रो से रो भी कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, एल ए डी अपॉन एल डी बी मिलेगा। और एल ए डी की वैल्यू कितनी है, एल एक्स है ना, देखो यहाँ पे जरा एल एक्स है क्या, हाँ तो समझ गया होगा अभी अच्छे से आपको कि इसकी वैल्यू कितनी है, एल एक्स है। और ठीक है, एल डी बी की वैल्यू कितनी है, एल आर है। तो यहाँ पे मिल गया एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स। ये होता है मीटर ब्रिज का सॉल्यूशन। तो बस ये इतना हमने सॉल्यूशन दिया है,
किसी किसी जो स्कॉलर बच्चे होते हैं उनको समझने के लिए बहुत अच्छा से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ इतना समझना है, एक्स यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक्स जो है अननोन रेजिस्टेंस है, फिर आर नोन रेजिस्टेंस जो हम यूज करेंगे, फिर यहाँ पे सपोज बैलेंस पॉइंट मीटर स्केल में यहाँ पे मिल गया और मीटर का लेंथ कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो यहाँ पे सपोज डी पॉइंट है, यहाँ पे बैलेंस मिला, ये पॉइंट ए से लेके बी तक का पूरा अपना सेंटीमीटर था जो भी 100 सेंटीमीटर का यानी 1 मीटर का अपना वायर था। डी पॉइंट पे बैलेंस पॉइंट मिला, तो ए से लेके डी का बीच का एल एक्स और इसके बीच का एल आर करना क्या होगा, बस x अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर। जब भी यहाँ पे d अपने को बैलेंस पॉइंट मिलेगा तभी क्या होगा, यहाँ पे जो अपना गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि डिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। वही अपना पॉइंट, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा वही पॉइंट अपना होगा बैलेंस पॉइंट, और उसी टाइम पे हम उसी पॉइंट पे फिक्स हो जाएंगे, स्टिक कर देंगे और एल एक्स अपना सॉल्व करेंगे और एल आर भी अपने को मिल जाएगा। समझ गया कि नहीं अच्छे से? ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। एक दो बार वीडियो जरूर देखो यार, बहुत ज्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे कभी नेक्स्ट वाले वीडियो में जल्दी ही और बहुत सारे एप्लीकेशन के साथ, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।